बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। आज के सवाल ये हैं कि निगरान हुकूमत बस बनने ही वाली है। ये निगरान हुकूमत जब बनेगी, खास तौर पर वफाक के अंदर, तो इसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी होगी। मुलाकातें हो गई आसिफ जरदारी साहब की जनाब शहबाज शरीफ साहब से, मौलाना फजल रहमान साहब को एतमाद में ले लिया गया, लेकिन उस जमात जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत बड़ी जमात है, लेकिन इस वक्त उसका कोई सर पैर नहीं है और वो है तहरीक इंसाफ। क्या कोई अनऑफिशियली उससे भी मुशावरत करेगा कि इंतखाबात आने वाले हैं, निगरान हुकूमत बनने वाली है, लिहाजा आपका भी कोई ओपिनियन हो तो ज़रूर बताइए। मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा, लेकिन इसका असर क्या पड़ेगा उस निगरान हुकूमत पर जो कि बनने जा रही है और उन इंतखाबात के ऊपर जो कि 2023 में होने जा रहे हैं। ताज्जुब की बात यह है कि ये तमाम बड़ी जमातें अब इस बात पर जोर दे रही हैं कि इंतखाबात में कोई डिले नहीं होना चाहिए, कोई ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। अगर सब कुछ ही स्टिच्ड अप है या हर एक चीज़ बाय डिज़ाइन चल रही है, तो फिर घबराहट किस बात की है। दो अहम मामलात ऐसे थे जिनके ऊपर इस हफ्ते के प्रोग्राम्स के अंदर हमने गौर किया, और वो ये कि क्या इनका फैसला इंतखाबात 2023 से पहले होगा या आगे चलकर होगा। एक ये कि मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे और उनका एक्विटल कैसे होगा। दूसरा ये कि इमरान खान जो कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं, कासिम के अब्बा हैं, उनका सियासी मुस्तकबिल कब डिसाइड होगा, इंतखाबात 2023 से पहले या ये मामला आगे चलेगा। और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत एक जमात किसी जगह मौजूद होगी या नहीं। सियासी जमातों का मौक़िफ़ आप पिछले दो प्रोग्राम्स में देख चुके। अब बारी है आज के प्रोग्राम में हमारे मुल्क के मुमताज़ तज्ज़िया निगारों की और सहाफ़ियों की कि वो अपना ओपिनियन बताएं, उनके नज़र जा रहा है। मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब, मेरे उस्ताद हैं, बहुत शफ़क़त फरमाते हैं और पाकिस्तान की सियासी तारीख़ उससे बखूबी वाकिफ़ हैं, और आजकल जो हो रहा है मैं उनके सामने रखूँगा। बहुत शुक्रिया जनाब शामी साहब, आपने वक्त दिया। जनाब मुर्तज़ा सोलंकी साहब मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान की सियासी तारीख़ जानते हैं, और हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या देख रहे हैं। गरीदा फ़ारूकी साहिबा मुल्क की मुमताज़ सहाफ़ी हैं, अपना प्राइम टाइम शो करती हैं और मुल्क के सियासी हालात के ऊपर गहरी नज़र रखे हुए हैं। बहुत शुक्रिया गरीदा, आपने भी हमें वक्त दिया। शामी साहब, सबसे पहले सर आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। इस वक्त जो चीज़ हमारे सामने है वो ये कि प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया निगरान हुकूमत आने वाली है। ये बड़ी जमातें जो कि इस वक्त पीडीएम का हिस्सा हैं या इस हुकूमती इकट्ठ का हिस्सा हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ राजा रियाज साहब हैं जो कि शायद नाराज़ भी हो जाएंगे हमसे, लेकिन जब मैं उनका स्टेटस देखता हूँ बैसियत एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, तो मुझे बड़ा ही कॉम्प्रोमाइजिंग किस्म का स्टेटस नज़र आता है कि एक तरफ वो टिकट के ख्वाह होंगे मुस्लिम लीग नून के, दूसरी तरफ वो वज़ीर आज़म से मुशावरत कर रहे होंगे कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। तो लगभग हर चीज़ स्टिच्ड अप है, जैसे 2018 में इमरान खान साहब के लिए की गई थी। तो क्या आज के हालात ऐसे हैं जिनसे हम ये सेफली कह सकते हैं कि इंतखाबात के नताइज भी हमें तकरीबन पता होंगे कि क्या होंगे, और तहरीक इंसाफ बहैसियत एक जमात शायद नजर ही ना आए 2023 के इंतखाबात में? मुनीब साहब, बहुत शुक्रिया। आपके सवाल तो बड़े दिलचस्प हैं, लेकिन उनका जवाब आसान नहीं है। देखिए, आज शहबाज शरीफ साहब ने गवर्नर हाउस में जो तकरीर की है, उससे तो लगता है उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है, और उन्होंने बार बार नवाज़ शरीफ साहब का भी तज़किरा किया और इंतखाब के हवाले से ये भी कहा कि जो चॉइस है वो नवाज़ शरीफ के दरमियान और उनके मुखालफों के दरमियान होगी। तो इससे मालूम होता है कि नवाज़ शरीफ साहब भी इंतखाबात से पहले वापस आएंगे। अब चेयरमैन पीटीआई के साथ क्या होगा, कोशिश तो ये है कि उनके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई मुकम्मल हो जाए, लेकिन वो उसको टालते चले जा रहे हैं और टालते चले जा रहे हैं। कोई मामला आगे चल नहीं रहा और आगे बढ़ नहीं रहा। अब ये एक देखते हैं कि इसमें इस आँख मचोली में कौन कामयाब होता है, और चेयरमैन साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ कोई फैसला कुन कार्रवाई होती है या नहीं हो पाती। लेकिन बहरहाल उनकी मुश्किलात अपनी जगह मौजूद हैं। जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक़ है बहैसियत जमात, उसके ख़िलाफ़ तो कोई कार्रवाई अभी देखने में नहीं आ रही। तो लगता यह है कि पीटीआई जो है बहैसियत जमात तो इंतखाबी अमल में मौजूद रहेगी। कोई ऐसा इक़दाम नहीं है या कोई ऐसा इशारा नहीं है या कोई ऐसा फ़ैसला नहीं है
कि जिससे हम कहें कि पीटीआई जो है उसको इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने से रोक दिया जाएगा। तो बहरहाल मुस्लिम लीग नून ने तो ऐलान कर दिया है कि वो हर सीट पर अपना आदमी खड़ा करेगी, अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी, और राना सनाउल्लाह तो कह रहे हैं कि हम कोई सीट एडजस्टमेंट भी नहीं करेंगे। लेकिन ये तो अभी बातें हैं, बात के मामलात बात के साथ होंगे। तो बहरहाल अभी लग ये रहा है कि अब इंतखाबात जो हैं वो बरवक्त कराने की कोशिश की जाएगी, और जो बरसरे इख्तिदार जमातें हैं उन्होंने भी ये तहिया किया है कि इस मामले में कोई ना ढील दी जाए और ना ढील ली जाए। शामी साहब, एक बात जो तहरीक इंसाफ के हवाले से मैं चाहूँगा ज़रा उस पर आप रोशनी डालिए कि ये तासुर भी जोर पकड़ रहा है कि ठीक है जी, वोटर मौजूद होगा, सपोर्टर भी मौजूद हो, लेकिन अब बहुत बड़ी तादाद में इवन सपोर्टर जो है या इवन बहुत से लोग जो कि टिकट होल्डर मुमकिन तौर पर हो सकते हैं, बहुत से लोगों ने तो छोड़ दी जमात, भाग गए और ऐसे हालात पैदा हो गए। लेकिन ऐसे हालात भी होंगे कि क्योंकि पार्टी है ही अंडरग्राउंड, मेजर या माइनर लीडरशिप भी अंडरग्राउंड है, तो शायद जमात को कैंडिडेट ही ना मिले 2023 के इलेक्शन में खड़े करने के लिए। ये हकीकत के करीब आपको नजर आता है या नहीं? कोई ना कोई कैंडिडेट्स तो होंगे तहरीक इंसाफ के। एक अंदाजा तो ये लगाया जा रहा है, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ जमात के तौर पर इंतखाबात में हिस्सा ले रही होगी तो फिर उम्मीदवार भी कुछ ना कुछ तो मुयस्सर आ जाएंगे ना, तो उसको कैसे आप रोक सकेंगे? फिर कानून जो है वो उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? यानी ये तो हो सकता है कि कोई उम्मीदवार जो हैं वो मैदान से हट जाएं, ये भी हो सकता है कि बाज़ मुकामात पर वोटर बददिल हो जाए और वो आगे ना आए। लेकिन जो हमारा कानूनी निज़ाम है उसके अंदर कोई ये को ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि अगर कोई शख्स इलेक्शन लड़ना चाहे तो आप उसको रोक लें। बस सेटबैक तो होगा, ना कोई मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा सकेगी, ना कोई वसाइल उस तरह से पास होंगे जैसे पहले थे, और जो ATMs हैं बहुत से वो भी रुखसत हो चुके हैं, और मेरा ख्याल उस तरीके से पूरी दुनिया से फंडिंग की भी आज़ादी नहीं होगी। तो मुश्किलात तो बहुत होंगी, तंजीम भी मुतासर होगी। लेकिन इसके बावजूद अगर जो चेयरमैन PTI हैं, अगर आप उनकी इंटरव्यूज़ सुने, उनकी तकरीरें सुने, तो वो पीछे हटते हुए नज़र नहीं आ रहे। वो अपनी जगह पे खड़े हैं और आप भी ललकार रहे हैं। ठीक, अच्छा मुर्तज़ा सोलंकी साहब, ये फरमाइएगा, ये जो ललकारने वाला एलिमेंट है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का, वो अभी भी मौजूद है और ये दुरुस्त निशानदेही की है शामी साहब ने। लेकिन ये बात भी फैक्ट है कि वो मुतअद्दिद दफ़ा कह चुके हैं कि मुझ पर लकीर डाल दी गई है। हर इंटरव्यू में वो ये कहते हैं कि ये लगभग तय है कि मुझे जेल में डाला जाएगा। ऐसी सूरत हाल में सेंटिमेंट क्या होगा उनके सपोर्टर या वोटर का? क्या ऐसे हालात अब बन चुके हैं कि इमरान खान जेल जाएं या ना जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और 2023 के इलेक्शन के नताइज भी हम एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक उनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं? ये खासा मुश्किल सवाल है, लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसमें ये मुझे तकरीबन दीवार पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि खान साहब न सिर्फ ये कि उनकी नाअहली नागुज़ीर है, बल्कि शायद वो ज़मान पार्क से ज़्यादा महफूज जगह पर होंगे जब इलेक्शन होंगे। तो इसका सिर्फ यही बात नहीं है, बल्कि 2018 में जो कुछ हुआ था उसमें तो ये भी हुआ था कि नवाज़ शरीफ साहब की जो दी गई टिकट थी इलेक्शन की, उनको भी गैर कानूनी करार दिया गया था। तो इस दफ़ा ये भी होगा कि ये ठीक है कि PTI इलेक्शन में किसी तरह से हिस्सा लेगी, लेकिन वो टिकट किसके नाम से जारी होंगे ये भी मुनीब फ़ारूक जैसे माहिरीन कानून के लिए बड़ा मुश्किल सवाल होगा। अब तो ये बात है कि कौमी असम्बली वक्त से पहले तहलील होगी कि नहीं होगी, उसकी बातें चल रही हैं। मेरा ख्याल ये है कि 8 या 9 को शहबाज साहब भेज देंगे और वक्त से पहले तहलील हो जाएगी, और पीपल्स पार्टी अगर कुछ एतराज़ कर भी रही है तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो इलेक्शन की जो हरकियात हैं वो मुख्तलिफ हैं। शामी साहब आपको बताएंगे कि अगर आपको उम्मीदवार नहीं मिलेगा तो फिर आप इलेक्शन कैसे लड़ेंगे। बिल्कुल ठीक।
अच्छा, ये जो ढील की बात अभी शामिर साहब ने की कि जो जितनी भी जमातें हैं इस वक्त हुक्मरान जमातें, ये ना ढील लेने और ना ढील देने के हिमायत में है। ये चाहते हैं कि बर वक्त इलेक्शन हो। मैंने भी अपने इब्तदाइये में इस बात पर जोर दिया। कोई खदशात आपको नजर आते हैं मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी में? क्योंकि आप देखिए कानून में तरमीम इन्होंने कर दी, इलेक्शन एक्ट के अंदर भी प्रेसिडेंट का रोल भी ख़त्म कर दिया उस लेजिस्लेशन के जरिए। पूरा फोकस इलेक्शन कमीशन के ऊपर है और इलेक्शन कमीशन ने ही तारीख देनी है। तो कोई इब्हाम है अभी भी या नहीं? ये लगभग तय है कि अगर वक्त से पहले तहलील करेंगे तो 90 दिन, वक्त पर होगी तो 60 दिन, इलेक्शन डिसाइडेड है कि होना है? देखिए, अब जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। अगर वक्त से पहले असेंबली तहलील होती है तो नवंबर में होने हैं, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर कोई एक बहरान नहीं है, बहुत सारे बहरान हैं। अभी 2 दिन पहले आपने आर्मी चीफ की तकरीर सुनी होगी कोयटा में। बहुत सारे उमड़ते हुए खतरात हैं, दहशतगर्दी के हैं, अफगानिस्तान से तनाव के हैं, मुआशी बदहाली का मामला था लेकिन वो एक हद तक लगता है कि टल गया है। तो हमारा मुल्क तो जरखेज है बहरानों से। ये फैसला तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने करना होगा कि जिस वक्त वो कराएंगे उस वक्त उनके लिए हालात मुवाफिक हैं या नहीं है। ठीक। अब गरीदा, ये आप मुतादिद इसके ऊपर प्रोग्राम्स खुद भी कर चुकी हैं और 2018 से अब तक जो हो रहा है वो भी आपके सामने ही है। और आई मस्ट से कि आपका जो ओपिनियन है, आप बेशुमार तनकीद भी उसकी वजह से आपने बर्दाश्त की है, लेकिन आपका ओपिनियन अपनी जगह मौजूद रहा है। मुझे ये बताइए कि आज के हालात के अंदर यहाँ बात की जा रही है कि मियाँ नवाज शरीफ आएंगे, वो कैंडिडेट होंगे मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म के लिए, लेकिन उनको कानूनी मसाइल दरपेश हैं। आपको ये सब कुछ जल्दी होता हुआ नजर आ रहा है कि वो वापस भी आ जाएंगे, इलेक्शन होने से पहले उनकी को एक्विट भी कर दिया जाएगा उन दोनों कन्विक्शन से? ये आपको जल्दी होता हुआ नजर आ रहा है या ये एक कानूनी तौर पर तो इट कुड बी अ टाइम टेकिंग प्रोसेस? बहुत शुक्रिया मुनीर फारूक साहब और इट्स एन ऑनर, मेरे लिए इज्जत अफजाई की बात है कि आपके प्रोग्राम में आज मैं हाजिर हुई हूँ। और मेरे जो असातिज़ा हैं सहाफ़त में, जिनसे हम सीखते रहे हैं, जिनसे हम सुन के समझ के सीखते रहे हैं सहाफ़त को, अब भी सीख रहे हैं, आइंदा भी सीखते रहेंगे, वो मेरे साथ मौजूद है और इन दोनों के साथ जो गुफ्तगू करना ये एजाज़ की बाइस है। अब जो सवाल आपका है मुनीर फारूक साहब, आप बहुत बेहतरीन ना सिर्फ कानून के माहिर हैं बल्कि सहाफ़त के तो आप माहिरीन में से एक हैं, चोटी के लोगों में से एक हैं। आप मुझसे कहीं बेहतर जानते हैं और आपके सवाल में ही आपके सवाल का जवाब भी पिन्हा है। ये टाइम टेकिंग जरूर है। सो जितनी मेरी रीडिंग है नवाज शरीफ के हवाले से, जो आपका सवाल था कि क्या इतनी जल्दी उनका एक्विटल हो जाएगा, क्या इतनी जल्दी उनकी नाअहली खत्म हो जाएगी? नाअहली के हवाले से कानून तो बना दिया। वो जो एक शेर है ना, अभी मेरे उसका एग्जैक्ट अल्फाज मेरे जहन में नहीं आ रहा कि मस्जिद तो बना डाली शब भर में ईमान वालों ने, तो पार्लियामान वालों ने शब भर में पार्लियामान में कानून साज़ी तो कर दी है नाअहली के हवाले से, जिसका फायदा नवाज शरीफ समेत दीगर को भी हो सकता है। लेकिन कम से कम मुझे नजर नहीं आता कि नवाज शरीफ अगर वापस आ जाते हैं, ये अगर उनका वापस आना भी, दैट्स अ वेरी बिग इफ, कि क्या वो इलेक्शन से पहले वापस आ सकते हैं। और इलेक्शन से पहले वापस आना उनका डिपेंड करेगा कि क्या वो चौथी बार भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, एक्सेप्टेबिलिटी है कि नहीं है। जितनी मेरी रीडिंग है इस वक्त, कम से कम जो मुक्तदर हल्के हैं वहां पे नवाज शरीफ के चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनने की एक्सेप्टेबिलिटी अभी तक उस तरह से हतमी तौर पे नहीं पाई जाती कि यकीनी तौर पे कहा जाए कि जो नवाज शरीफ ही बनेंगे वज़ीर आज़म। तो अगर नवाज शरीफ नहीं होती, पाकिस्तान में आके इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे किसी और कैंडिडेट के लिए मुस्लिम लीग नून के, क्या वो शहबाज शरीफ के लिए चलाएंगे? मरियम नवाज की भी नाअहली मौजूद है। क्या शहबाज शरीफ नहीं तो फिर वो मुस्लिम लीग नून के किसी और सेकंड टियर के लिए इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे? ये कम से कम मेरे लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल है। तो इसलिए मैं क्वेश्चन कर रही हूँ कि क्या नवाज शरीफ वापस आएंगे, और इस क्वेश्चन करने के पीछे ये तमाम हकाइक मौजूद हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जो कानूनी प्रोसेस है नाअहली खत्म होने में, वो इतनी जल्दी मुकम्मल नहीं हो सकता। अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन होने हैं और इलेक्शन पहले ही मुतनाज़िया होने की सामत में चल पड़े हैं। आपने खुद कहा कि पाकिस्तान में एक बड़ी सियासी जमात है, इसका एक सियासी वजूद मौजूद है। अब ये इंतहाई रिडिकुलस है और मैं हर जगह पे कहती हूँ, मैं अपने प्रोग्राम में भी कहती हूँ, मैं बाकी जहाँ पर भी जाती हूँ यही कहती हूँ कि इंतहाई रिडिकुलस है, ये इंतहाई गलत पाबंदी है पैमरा के मातहत कि जी आपने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह का नाम नहीं लेना। आपने अपने इंट्रोडक्शन में कासिम के अब्बा कह के उनको मुखातिब किया।
ये क्या तमाशा है? आप किस तरह से किसी भी शख्स का बुनियादी जो हक है कि कम से कम उसका नाम, उसकी सियासी शनाख्त, आप उससे किस तरह महरूम कर सकते हैं? और क्या आप नाम ना लेने से मीडिया पे नाम नहीं लेंगे, मीडिया पे तस्वीर नहीं दिखाएंगे? ये कथा कलामी होगी। मियां नवाज शरीफ के ऊपर भी आपको याद है हम सब पर ये पाबंदी थी और उस वक्त तावील ये थी कि क्योंकि वो कन्विक्टेड हैं, सजा याफ्ता हैं, तो उनका नाम इसलिए नहीं लिया जाएगा। लेकिन इमरान खान के हवाले से इल्जामात बहुत सख्त हैं, कशीदा मामलात हैं, लेकिन उनकी कन्विक्शन अभी तक किसी भी मुकदमे के अंदर नहीं हुई। कन्विक्शन और नो कन्विक्शन, आपको याद है मुनीर फारूक साहब, आपने भी उस वक्त यही बात की थी, आप भी यही दलील लेते थे क्योंकि आप माहिर कानून हैं, आप सहाफत को भी बहुत अच्छा समझते हैं। हम लोगों ने भी यही दलील ली थी और यही दलील लेके हम समय चंद सहाफी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी गए थे कि जी पाबंदी खत्म होनी चाहिए। किसी एक शख्स के खिलाफ, किसी एक शख्स के हक में हम नहीं गए थे। लेकिन उस वक्त के वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान, उन्होंने टेलीविजन पे जलसों में तकारीब में नाम ले लेके हम सहाफियों के, हमें लिफाफे कहा था, हमें गद्दार कहा था कि जी एक शख्स के लिए चले गए हैं। आज खुद उसी पाबंदी का शिकार है और हम उन पर लगाई गई, इमरान खान पे लगाई गई पाबंदी को हटाने का मुतालबा कर रहे हैं। अब मुझे एक और सवाल का जवाब दीजिए। इलेक्शन होता है, अनाउंस हो जाता है, इलेक्शन कैंपेन को कवर करने के लिए, इलेक्शन की कवरेज के लिए मुनीर फारूक साहब आप भी जाएंगे, शामी साहब भी गुफ्तगू करेंगे, सोलंकी साहब भी गुफ्तगू करेंगे, मैं खुद फील्ड में जाऊंगी। तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर किसी बंदे को हम टेलीविजन में अपने टॉक शोज में नहीं बुला सकते, तो क्या हम जब हल्के में जाएंगे, क्या हम वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी कैंडिडेट से इंटरव्यू भी नहीं कर सकेंगे? तो ये तो आप प्री पोल रिगिंग के मामले में लेके चले जाएंगे ना। ये तो आप उसका बुनियादी हक उससे महरूम कर देंगे कि वो अपनी कैंपेन नहीं कर सकेगा। देखिए इसकी अगरीदा, ये आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया। मैं ज़रा थोड़ा ये क्योंकि अहम नुक्ता है, शामी साहब इसकी तरफ ज़रा रहनुमाई हमारी फरमाइएगा। देखिए सर, इमरान खान साहब ने जब वो वज़ीर आज़म थे, उससे पहले उससे बाद उनका एक मौक़िफ़ रहा है जो जिसने उन पर तनकीद की, उन्होंने बड़ी आसानी से उस पर गालम गलोच भी कराई, हर तरह के इल्ज़ामात भी लगाए। लेकिन बहैसियत एक पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कि अगर इंतखाबात होने हैं तो कानूनी के साथ साथ आप बेहतर जानते हैं इखलाकी भी एक फील होती है, किसी भी इंतखाबात की इखलाकी अहमियत भी होती है। क्या इंतखाबी मामलात के अंदर कितनी इखलाकी या मॉरल लेजिटिमेसी रह जाएगी 2023 के इलेक्शंस की कि अगर पीटीआई बहैसियत एक जमात, जिस तरह आपने भी फरमाया, ना वो उस तरह की कैंपेन हो सकेगी, ना उस तरह के मामलात हो सकेंगे, तो इखलाकी लेजिटिमेसी क्या रह जाएगी 2023 के इंतखाबात की? देखिए मुनीब साहब, जो सवाल आपने उठाए हैं और जो गरीदा साहबा ने भी जिसकी तरफ तवज्जो दिलाई है, मेरा ख्याल वो अभी कबल अज़ वक्त हैं। जब इंतखाबी अमल शुरू होगा तो उस वक्त देखेंगे कि क्या हालात हैं। देखिए अभी तक कोई यानी पीटीआई जो है उस पर कोई पाबंदी तो नहीं लगाई गई ना। एक कानून के तहत कायम वो सियासी जमात है, तो जब वो सियासी जमात मैदान में आएगी और अपनी कैंपेन चलाएगी तो मेरा ख्याल तो उसको भी उसी तरह से हकूक़ हासिल होंगे जो दूसरी जमातों को होंगे। लेकिन अब ये कि कोई मीडिया उनको कैसे कवर करेगा, ये तो हर एक की अपनी मर्जी होगी ना। यानी कोई अखबार, कोई चैनल, उस पर पाबंदी तो नहीं होगी कि वो ज़्यादा करे और कम करे। तो ये एक बात। दूसरी बात ये कि खुद चेयरमैन जो हैं वो कहाँ होंगे उस वक्त, और उन पर जो मुकदमात हैं क्या वो फैसला हो चुके होंगे, फिर लीडरशिप किसके पास होगी, और क्या शाह महमूद कुरैशी साहब लीड कर रहे होंगे या कोई और शख्स लीड कर रहा होगा। तो बहुत से सवालात हैं और बहुत से गैप हैं जिनको हम अभी फिल नहीं कर सकते। मैं ख्याल जूं-जूं वक्त बढ़ेगा तो बहुत सी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी और जो अबहाम है वो ख़त्म होते जाएंगे। तो उसी के मुताबिक जो है फिर हम राय भी कायम कर सकेंगे और उसका इजहार भी कर सकेंगे। एक मुख्तसर सा वक्फा है, वापस आते हैं। मैं ज़रा मुर्तज़ा सोलंकी साहब के पास भी जाऊँगा कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जो तर्ज अमल है वो वही है। अब जैसे वो GIT में गए, वहाँ पर भी लोगों को धमकियाँ दी कि जो आप कर रहे हैं इस सब की भरपाई करनी पड़ेगी और मैं वापस आऊँगा तो इस सब की जवाबदेही होगी। बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो मौक़िफ़ कभी बदलते हैं। अब रिसेंटली उनके मौक़िफ़ में फिर एग्रेशन आया है और उन्होंने इवन 9 मई के वाक़यात को भी जस्टिफाई किया। ये क्या माइंडसेट है? क्या अभी भी वो एक बैटल ऑफ नर्व्स की जंग के हिसाब से सियासत कर रहे हैं, नर्व्स को देख रहे हैं? एक ब्रेक के बाद बात होगी, बस साथ रहिए।
बैटल ऑफ नर्व्स इसे कहें, क्योंकि इमरान खान साहब चौमुखी लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत सी चीज़ों के अंदर कंट्रीब्यूट तो उन्होंने खुद किया है। 9 मई के वाक़यात जो हुए वो पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह दिन के तौर पर जाने जाएंगे इन ऑल टाइम्स टू कम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अब भी मौक़िफ़ अपना उनका यही है, बल्कि उन्होंने तो रिसेंटली एक जस्टिफिकेशन भी दे दी है कि अगर मेरे लोग मुझे गिरफ्तार किया गया, देखिए जी रेंजर्स ने किया और फिर गैर कानूनी तौर पे किया, तो लोग कहाँ जाते? वो तो गए थे पुरअमन एहतजाज करने, लेकिन फिर वो वहाँ रुक जाते हैं, कहते हैं नहीं बलवा मेरे लोगों ने नहीं किया। बट धमकी JIT के अंदर जो अब रिपोर्टिंग हो रही है उन्होंने खूब दी। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, ये क्या माइंडसेट हो सकता है इमरान खान साहब का? वो अभी भी इंटरव्यूज़ में भी कहते हैं, रिसेंटली भी इंटरव्यू उन्होंने जो दिया है उसमें भी उन्होंने कहा है कि मेरी जो अप्रूवल रेटिंग है पूरे मुल्क में वो 70% है। और आज भी वो जब JIT में कल भी पेश हुए तो उन्होंने कहा कि ये जो मेरे साथ आप लोग कर रहे हैं इसकी जवाबदेही आपको करनी पड़ेगी। तो ये क्या माइंडसेट है? इज ही स्टिल प्लेइंग द नर्व्स गेम? देखिए, खान साहब जो है वो समझते हैं कि जो जारहाना सियासत है उससे उनको फ़ायदा होता है और उसके नतीजे में उनकी रेटिंग जो है वो बेहतर होती है और उनकी जो बारगेनिंग पोजीशन है वो बेहतर होती है। इसी को लेकर वो मुसलसल सिर्फ हुकूमत पर चढ़ाई नहीं करते रहे, बल्कि अदलिया पे और इस्टेब्लिशमेंट पे भी करते रहे हैं। ये अलग बात है कि दिन ब दिन उनके लिए और उनकी सियासत के लिए हालात ख़राब होते जा रहे हैं। वो अपने बयानात की वो जलेबी बनाते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, जैसा कि अभी जो पेश हुए JIT के सामने, तो उन्होंने तो एक तरह से अपने कारकुनों और लीडर्स को बिल्कुल एक तरह से बस के नीचे फेंक दिया। जब उनको तस्वीरें और वीडियो दिखाई गई कि ये आपके लोग थे, तो उन्होंने कहा ये तो मेरे लोग ही नहीं हैं। साथ ही वहाँ पर उन्होंने जो तफ्तीशकार थे उनको तड़ी भी लगा दी कि मैं सारी शक्लें देख रहा हूँ और मैं वापस आऊँगा तो मैं ये करूँगा। तो ये उनका एक तरीका वारदात है, लेकिन इससे जो ज़मीनी हालात हैं उसमें कोई तब्दीली नहीं आने वाली। उनके लिए हालात जो है वो दिन ब दिन और मुश्किल होते चले जाएंगे, इससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अब गरीदा साहब, आपके नज़दीक अब ये कि अलकादर ट्रस्ट का मामला एक है, तोशा खाना का और है, 9 मई के वाक़यात एक हैं, किस मुकदमे के अंदर, मैं उसका कानूनी एस्पेक्ट आपसे नहीं पूछ रहा, मैं सियासी एस्पेक्ट चाहूँगा कि आप इसके ऊपर अपना तज्ज़िया बताइए। आपके ओपिनियन में नाअहली ज़्यादा फौरी तौर पर ज़रूरी है इमरान खान की? वो तो उसी सूरत में होगी अगर तोशा खाना में कन्विक्शन होती है। अलकादर ट्रस्ट केस अगेन, उसका अभी तो नैब ने उनको अभी तो गिरफ्तार भी नहीं किया, अभी तो ये मामला चल रहे हैं, लंबा प्रोसेस नज़र आता है। तो फिर ये शायद 9 मई के वाक़यात ही हैं जिन मुकदमात के अंदर इमरान खान के खिलाफ बाकायदा फिर तफ्तीश भी हो सकती है, शायद मामला ट्रायल में भी चला जाए और फिर इवेंचुअली कन्विक्शन भी हो जाए। अब दो चीज़ें, एक तो 9 मई का जो सानहा है उसमें इमरान खान की गिरफ्तारी इस वक्त तक तो यकीनी नज़र आती है, लेकिन इसमें एक और पॉइंट भी है जो मैं आगे चल के आपसे डिस्कस करती हूँ। गिरफ्तारी 9 मई के वाक़यात में और गिरफ्तारी प्लस नाअहली अलकादर ट्रस्ट केस के मामले में। अलकादर ट्रस्ट केस बहुत मजबूत केस है इमरान खान के खिलाफ और उनकी काबिना के खिलाफ, बैरिस्टर शहजाद अकबर के खिलाफ। तोशा खाना केस मेरा पहले दिन से इस पे मौक़िफ़ रहा है, मेरे नज़दीक ये एक कमज़ोर केस है, मेरे नज़दीक ये करप्शन का केस नहीं है। इसका कान आप एक साइड से पकड़ें, दूसरी साइड से पकड़ें, जहाँ से मर्जी खींचें, करप्शन का केस बनाएं ना बनाएं, ये एक अलग मामला है। लेकिन तोशा खाना के हमाम में मेरे नज़दीक तमाम सियासतदान उरियां हो चुके हैं, ख़ास तौर पे जब तोशा खाना की तफसीलात पब्लिक हुई थी। जब नहीं भी हुई थी तब भी मैं यही गुजारिश कर रही थी कि तोशा खाना का केस मेरे नज़दीक इमरान खान के खिलाफ उतना मजबूत केस नहीं है। अलकादर ट्रस्ट केस में मैंने पहले गुजारिश की, नाअहली गिरफ्तारी यकीनी इस वक्त तक नज़र आती है और 9 मई में मैंने आपसे कहा कि गिरफ्तारी वहाँ पर इमरान खान साहब की वो भी यकीनी नज़र आती है। लेकिन क्या ये इलेक्शन से पहले हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर इलेक्शन से पहले, क्योंकि इलेक्शन में अब टाइम बहुत कम रह गया, इलेक्शन से पहले अगर इमरान खान की गिरफ्तारी होती है तो फिर 2023 के इलेक्शन जो कि पहले ही मुतनाज़ा हो चुके हैं बहुत से फैक्टर्स की बुनियाद पे, उसमें एक नया जो है एक शगुफा खड़ा हो जाएगा कि देखिए जी अब तो आपने बिल्कुल ही आउट कर दिया इमरान खान को, अब तो ये 100% स्क्रिप्टेड और सिलेक्टेड हुकूमत है। तो आपको 2023 के इलेक्शन के नतीजे में अगर यही सेटअप नजर आता है कोई छोटी मोटी चेंजेस के साथ, बावजूद इसके कि मैंने पहले गुजारिश की कि नवाज शरीफ की एक्सेप्टेबिलिटी
मुझे कम से कम नजर नहीं आती चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए। शहबाज शरीफ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो सकते हैं, फेवरेट कंटेंडर्स भी हैं इस वक्त मुख्तलिफ हलकों में। बिलावल भुट्टो क्या डार्क हॉर्स साबित हो सकते हैं, मामलात बहुत जगहों पे चल भी रहे हैं, बेहतर हो भी सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बिलावल भुट्टो या शहबाज शरीफ के दरमियान दौड़ होगी कि अगला वज़ीर आज़म कौन बनता है। हो सकता है कोई तीसरा नाम भी आ सके, लेकिन कम से कम मुझे नहीं लगता इस वक्त तक कि नवाज शरीफ कम से कम चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए अहल हो सकेंगे। अगर हो जाता है तो ये पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा कि नवाज शरीफ एक तरफ अहल हो जाते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, जीत भी जाते हैं, वज़ीर आज़म भी बन जाते हैं, और दूसरी जानिब अगर इमरान खान पर पाबंदी लग जाती है, पाबंदी इन द सेंस गिरफ्तारी हो जाती है, नाअहली हो जाती है, तो फिर 2023 की वो लेजिटिमेसी जो मॉरल, जो इलेक्टोरल, जो लीगल आप क्वेश्चन कर रहे हैं मुनीफ फारूक साहब, वो एक बार फिर कटहरे में आके खड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए मैं गुजारिश कर रही थी कि 2023 के इलेक्शन को अगर आपने थोड़ा बहुत उसकी रही सही साख बचानी है तो आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जो एलानिया गैर एलानिया पाबंदी है कि उनके लोग टॉक शोज में नहीं आ सकते, वो आके बात नहीं कर सकते, अपना मौकिफ नहीं दे सकते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का नाम नहीं लिया जा सकता। टॉक शोज के अंदर हम सियासी लोग तो नहीं आ रहे, उनके वकला तो आते हैं और वो बड़ा भरपूर दिफा करते हैं तहरीक इंसाफ का और उसकी क़यादत का। अब बाकी तो ठीक है, वो बहुत से लोग रोकनोश हो गए हैं, बहुत से लोग इधर उधर हो गए हैं। वकला भी 2-3 रह गए हैं ना मुनीफ फारूक साहब, शुएब शाहीन साहब आ जाते हैं जो भी हाल ही में उनकी कोर कमेटी में शामिल हुए हैं। बाकी कहाँ आपको शाह महमूद कुरैशी साहब आपको कभी कभी मीडिया टॉक करते हुए नजर आ जाते हैं, लेकिन कैसर साहब को भी हमने बुलाया, वो नहीं तशरीफ लाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक मुख्तसर सा वक्फा लेना है, मैं जरा शामी साहब के पास आऊंगा। ये बिल्कुल ठीक, बिल्कुल एक मुख्तसर सा वक्फा ही वापस आते हैं जरा शामी साहब के पास, हमारे साथ रहिएगा। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। शामी साहब, तहरीक इंसाफ बहसीत एक जमात या इमरान खान साहब ने बहुत से, अब ये 9 मई के वाक़यात जो हुए वो हमारे सामने हैं, GIT के सामने वो जाते हैं। मैंने अर्ज़ किया कि वो बाकायदा तौर पर अब भी तड़ियाँ लगा कर आते हैं कि भाई मैं देख लूँगा और ये जो आप कर रहे हैं, लेकिन 9 मई का वाक़या जो हुआ वो हमारे सामने है। मैंने तो बहसीत एक सहाफ़ी वहाँ जाके जना उसके हालात भी देखे जिस दिन वो हुआ था, तो वो एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ही सब कुछ होता हुआ नज़र आया, क्योंकि ऐसे हालात तो नहीं थे कि वो कोई सिर्फ एक वायलेंट एंग्री मॉब था जिसने सब कुछ कर दिया। जिस तरह की डिस्ट्रक्शन थी जना हाउस के अंदर, वो तो बहुत तबाहकुन थी। लेकिन आज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि ये हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया, ये स्टेट ऑपरेशन है, हमारे साथ सब कुछ कर दिया गया है, लेकिन वो ये कहते हैं इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती माजी के अंदर। लेकिन फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी है कि जो तहरीक इंसाफ ने बहसीत एक जमात किया है, या इमरान खान ने बहसीत एक जमात पिछले 1 साल के अंदर किया है जमात के सरबराह के तौर पर, क्या उसकी तारीख मिलती है हमारे मुल्क की सियासी तारीख के अंदर? क्या उसकी तारीख है कि किसी लीडर ने ऐसे फौजी अफसरान के नाम ले लेके उनको बिगाड़ा हो, फौजी तनसीबात पर हमले कर दिए हों और जमात ने कर दिए हों? देखिए मुनीब साहब, ये तो बड़ी वाज़ेह बात है कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो सब हमने भी देखा, आपने भी देखा, दुनिया ने देखा, और जो लोग वो कर रहे थे उनके चेहरे भी महफूज हो चुके हैं, रिकॉर्ड हो चुके हैं। कैमरे जो हैं उनकी आंख ने उन सब को मनाजर को समेट लिया है। तो ये जो उसमें जो नैरेटिव है खान साहब का, उसको कबूल करना या उसको बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अब ये भी आप देखें कि अभी तक कोई कानूनी तौर पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई, ना तो कोई फौजी अदालत में कोई मुकदमा कायम हुआ है या चला है, और ना ही कोई सिविल अदालत में कोई मुकदमा चला है। तो अभी यानी ये भी आप कह सकते हैं कि कार्रवाई जो है वो बड़ी सुस्त रवि का शिकार है, और लगता है को फूंक फूंक के कदम रखा जा रहा है, या कदम रखने से पहले जो है 100 बार गौर किया जा रहा है कि किस तरफ रखा जाए, कैसे ना रखा जाए। तो अभी ये चीज़ें अनफोल्ड नहीं हुई। मेरा ख्याल है कि इस मामले में भी हुकूमत को भी और हमारे अदारों को भी कोई यकसू होना होगा और कोई इक़दाम करना होगा और आगे बढ़ना होगा। बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ है, देखें 2018 के इंतखाबात में नवाज शरीफ साहब हिस्सा नहीं ले सके थे, वो नाअहल हो गए। इंतखाबात फिर भी हुए, हुकूमत फिर भी कायम हुई, और उनकी लिजिटिमेसी जो है उसको भी तस्लीम किया गया। तो बहुत सी बातें ऐसी हैं कि इंतखाब का दिन जो है या वोटर फैसला करता है। अगर वोटर जो है वो इंतखाबी अमल में शरीक होता है
तो फिर उनकी अपनी एक लेजिटिमेसी जो है वो कायम हो जाती है, उस पर एक ठप्पा लग जाता है, लोगों मोहरे तौसीक सब कर देते हैं। तो इसलिए ये तो कहना ये दुरुस्त बात है, मगर अब पीटीआई जो है वो किस तरह से शरीक होगी, उसकी लीडरशिप किसके पास होगी, उसका बयानिया क्या होगा। जाहिर है जो इमरान खान साहब का इस वक्त नैरेटिव है वो लेके तो मैदान में नहीं आ सकेंगे, वो फिर वो कहाँ होंगे। बहुत से सवालात हैं जो अभी जिन जवाब मिलेगा तो फिर हम आगे बढ़ सकेंगे। अभी हम खुद रुके हुए हैं उन सवालों पर और उनके जवाब हमें दिए नहीं जा रहे। जिन लोगों ने देने हैं वो अभी खामोश हैं, उनको चाहिए कि वो चुप का रोजा तोड़े। बिल्कुल ठीक। शामी साहब जरा इस पर रोशनी डाल दीजिएगा, इख्तिसार के साथ फरमाइएगा कि क्या मियां नवाज शरीफ की पूरी पीएमएलएन ये कहती है कि वो आएंगे और वही प्राइम मिनिस्टर होंगे, हैसियत एक जमात भी ये कह रहे हैं। चले कानूनी मसाइल को अगर आप साइड पे भी रख दें, कबूलियत बहुत ज़्यादा फैक्टर उसका हमारे मुल्क की सियासी तारीख में रहा है, कोई कबूल है या कोई कबूल नहीं है। क्या वो ये बादल भी छट गए हैं मुस्लिम लीग नून के ऊपर से, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ अब इस वक्त उनकी कोई कन्विक्शन नहीं, वो अहल है इंतखाब लड़ने के लिए भी, किसी भी मनसब के लिए। मियां नवाज शरीफ को कानूनी मसाइल है, लेकिन क्या कबूलियत वाला फैक्टर अब मुस्लिम लीग नून के लिए रेलेवेंट नहीं रहा? मेरा ख्याल है कि ये फैक्टर उस तरह रेलेवेंट नहीं रहा जिस तरह पहले था। अब रावी के नीचे से बहुत सा पानी बह गया है और आपको तो मालूम है कि कई यानी फैसले हुए हैं जिनमें बड़ा बुनियादी किरदार अदा किया है नवाज शरीफ साहब ने। और इस वक्त जो भी मामलात हैं वो उनकी मुशावरत से आगे चल रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि एक वक्त में जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कई महाजों पर लड़ सकेगी और कई महाज जो हैं उसको खोलना पड़ेंगे। यानी अगर बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को फैलाएंगे तो फिर मामलात बहुत से हाथ से निकल भी सकते हैं। तो हदफ जो है वो वाज़े रहना चाहिए और अगर अहदाफ ज़्यादा आपने बनाने की कोशिश की तो फिर मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। ठीक। सोलंकी साहब सर लास्ट कमेंट मुझे ये बताइए कि अब आपके नज़दीक जितना बेहतरीन रिलेशनशिप शहबाज शरीफ साहब का रहा है कि अब कोई मसला नज़र नहीं आता कि पॉसिबल मिलिट्री रिलेशनशिप, ये किसको पे ऑफ करेगा प्रैक्टिकली पाकिस्तान की सियासत में या 2023 के इलेक्शन में? पीएमएलएन को ही कुल्ली तौर पर, या इसके जो समरात हैं वो बाकी जो इस मखलूत हुकूमत के जो स्टेक होल्डर्स थे उनको भी जाएंगे, या सिर्फ पीएमएलएन ही बेनिफिट करेगी? जब इलेक्शन होगा और जो नंबर सामने आएंगे कौमी असम्बली में तो उससे ये तय होगा कि समरात किसको जा रहे हैं। अगर पीएमएलएन नंबर 1 पे आती है तो जाहिर है वही हुकूमत बनाएगी। और मेरे ख्याल में जैसा कि शामी साहब ने कहा, नवाज शरीफ को बिल्कुल आप काउंट आउट ना करें, उनको काउंट इन करें, क्योंकि ये बिल्कुल मुमकिन है अगर वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं भी लेते फौरी तौर पर तो उसके बाद भी हमारे पास ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि एक बंदा सीट गर्म करने के लिए आ जाता है और फिर वो दोबारा आ जाता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया जनाब मुजीब साहब का, जनाब मुर्तज़ा सोलंकी साहब का और गरीदा फारूकी साहिबा का। प्रोग्राम आपने देखा जी, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।